तो आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे जानी-मानी मूर्तियों में से एक के बारे में और उसकी कहानी के बारे में, जो वाकई बहुत प्रेरणा देती है। जी हाँ, ये सिर्फ एक चट्टान को हिलाने की कहानी नहीं है। ये एक कहानी है एक राष्ट्र की आत्मा की, मेहनत के सम्मान की और एकता की उस ताकत की जो इस कांसे में हमेशा के लिए कैद हो गई। तो चलिए इसको जरा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले आइए इस शानदार कलाकृति से रूबरू होते हैं जो दशकों से हम सबके लिए एक प्रेरणा बनी हुई है। ये मूर्ति 1959 में गणतंत्र दिवस के मौके पर बनाई गई थी और आज चेन्नई के मरीना बीच की ये शान है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, इसकी एक और कॉपी नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की शोभा बढ़ा रही है। अब जरा और करीब से देखते हैं कि आखिर ये मूर्ति संघर्ष और शक्ति का एहसास कैसे कराती है। कलाकार ने उस एक पल को हमेशा के लिए कैद कर लिया है जहां इंसान अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक देता है। नज़ारा बहुत ही सीधा साधा है, लेकिन उसमें गजब की हलचल है। 4 लोग हैं जो एक बहुत बड़ी चट्टान के सामने अपनी पूरी कलेक्टिव स्ट्रेंथ, अपनी पूरी सामूहिक ताकत लगा रहे हैं। अब जो चीज़ सबसे दिलचस्प है वो है इसकी एनाटॉमी। मतलब आप इन मजदूरों की तनी हुई मांसपेशियों और उभरी हुई नसों को लगभग महसूस कर सकते हैं, जिससे पता चलता है कि कितना जबरदस्त जोर लगाया जा रहा है। और जरा उनके चेहरों के भाव और शरीर की मुद्रा को देखिए। हार मानने का तो सवाल ही नहीं उठता, सिर्फ एक जबरदस्त इच्छा शक्ति है हर मुश्किल को पार करने की। और हाँ, ये मूर्ति उस असली इंसानी ताकत को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। खास तौर पे जो आखिरी मजदूर है उसकी मुद्रा को देखिए। ऐसा लगता है मानो वो अपनी पूरी जान लगाकर उस लकड़ी के लट्ठे को धकेलने ही वाला है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन थे, वो महान कलाकार जिन्होंने इस इतनी जीवंत और दिल को छू लेने वाली कलाकृति को बनाया। तो ये थे डीपी राय चौधरी, आधुनिक भारतीय कला का एक बहुत बड़ा नाम। और उनकी जो शैली थी उसमें कई अलग अलग कला परंपराओं का एक बड़ा ही अनोखा संगम देखने को मिलता था। देखिए, एक तरफ तो उन्होंने चित्रकला सीखी थी बंगाल स्कूल की खूबसूरत शैली में, लेकिन जब बात मूर्तिकला की आई तो उनकी प्रेरणा बिल्कुल अलग थी। उन्होंने प्रेरणा ली पश्चिमी कलाकारों के यथार्थवाद से, रियलिज्म से, और खासकर फ्रांस के महान मूर्तिकार ऑगस्ट रोडन से। और पता है, शैलियों के इसी मेल ने उन्हें ये ताकत दी कि वो अपनी कला के जरिए समाज और इंसानियत के बारे में बहुत गहरे संदेश दे सकें। जो ये मूर्ति 4 बहुत ही जरूरी मूल्यों को हमारे सामने रखती है। सबसे पहले ये मेहनत का सम्मान करती है, फिर ये सहयोग और एकता की ताकत दिखाती है, उसके बाद ये हमें दृढ़ संकल्प और संघर्ष की प्रेरणा देती है, और आखिर में ये समानता का संदेश देती है। तो आखिर में चलिए समझते हैं कि ये मूर्ति आज भी हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, श्रम की विजय सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये इस विचार का, इस सोच का एक स्मारक है कि कोई भी देश उसके लोगों के कलेक्टिव एफर्ट से, उनके सामूहिक प्रयास से ही बनता है, जब सब एक होकर काम करते हैं। तो ये मूर्ति हमें हमारी इसी साझा ताकत की याद तो दिलाती है, लेकिन साथ ही हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है कि एकता ही शक्ति है, कि इस सिद्धांत को हम आज के भारत में कैसे अपनाते हैं। भारतीय कला में कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ आर्ट नहीं रहती, वो एक पूरा का पूरा मूवमेंट बन जाती हैं। आज हम ऐसी ही एक कृति की बात करने वाले हैं, राम किंकर बैज की संथाल परिवार। ये वो मूर्ति कला है जिसने सच कहूं तो आर्ट का मतलब ही बदल कर रख दिया था। अच्छा, एक सवाल है, मूर्ति कला मतलब स्कल्पचर के बारे में सोचते ही दिमाग में क्या आता है? शायद संगमरमर, एकदम चिकना, या फिर कांसे की चमक, है ना? पर क्या ऐसा हो सकता है कि कला सीमेंट, कंकड़, बजरी, मतलब जो चीजें घर बनाने में काम आती हैं, उनसे बन सके? यही सवाल, बस यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। तो चलिए देखते हैं इस असाधारण मूर्तिकला को। इसकी सबसे पहली और शायद सबसे खास बात पता है क्या है? इसका एड्रेस। ये किसी म्यूजियम के बंद एयर कंडीशनड कमरे में नहीं है, नहीं, ये तो शांति निकेतन की खुली हवा में सांस लेती है। मतलब ये सिर्फ देखने के लिए नहीं बनी, ये तो साथ जीने के लिए बनाई गई है। और इसकी बनावट, अरे इसकी बनावट में ही तो इसकी पूरी आत्मा है। राम किंकर बैज ने उस जमाने का जो ट्रेंड था उसे पूरी तरह से तोड़ दिया। उन्होंने कोई महंगा संगमरमर या धातु नहीं चुना, बिल्कुल नहीं। उन्होंने चुना इंडस्ट्रियल सीमेंट और कंक्रीट। और इसी वजह से इसमें खुरदुरापन है, एक मिट्टी वाली सच्चाई है जो इसे जमीन से जोड़ती है और इसके किरदारों में जान डाल देती है।
तो चलिए अब इन किरदारों से मिलते हैं। जरा गौर से देखिए, ये सिर्फ सीमेंट के पुतले नहीं हैं, ये एक पूरा परिवार है। एक ऐसा परिवार जो एक लंबे सफर पर निकला है, और इनकी चाल में, इनके हर एक मूवमेंट में एक पूरी कहानी छिपी हुई है। सबसे आगे परिवार को रास्ता दिखाते हुए चल रहा है मुखिया। कंधों पर भंगी का बोझ है, देख रहे हैं? एक टोकरी में घर का थोड़ा बहुत सामान और दूसरी में है परिवार का भविष्य, उनका नन्हा सा बच्चा। उसके हर कदम में एक इरादा दिखता है, एक जिम्मेदारी का एहसास। और ठीक उनके पीछे, उनके कदमों पर कदम रखती हुई चल रही है परिवार की असली ताकत, माँ। सिर पर सामान की टोकरी को संभाले हुए वो बस बिना थके, बिना रुके आगे बढ़ती जा रही है। उसकी जो ये खामोश मौजूदगी है ना, उसी में हिम्मत और धैर्य का पूरा समंदर है। और हाँ, इस सफर में ये लोग अकेले नहीं हैं। देखिए, साथ में उनका कुत्ता भी चल रहा है। और ये सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये परिवार का हिस्सा है, एक अटूट सदस्य। उसका साथ चलना इस मुश्किल सफर में जैसे वफादारी और अपनेपन का एक खामोश वादा है। तो फटाफट से कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। इसका नाम है संथाल परिवार। किस चीज से बनी है? सीमेंट और कंक्रीट से। कब बनी? साल था 1938। और ये है कहाँ? कला भवन, शांति निकेतन में। और साइज, अरे ये आदमकद से भी बड़ी है, लाइफ साइज से भी ज्यादा ऊंची। ऐसा इसलिए ताकि जब कोई इसके सामने खड़ा हो तो इसके संघर्ष और इसकी हिम्मत को सच में महसूस कर सके। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कलाकार कौन था जिसके हाथों में ऐसा जादू था कि सीमेंट और बजरी में भी जान डाल दी? चलिए मिलते हैं राम किंकर बैज से। वो सिर्फ एक मूर्तिकार नहीं थे, नहीं, वो तो अपनी कला से एक तरह का विद्रोह कर रहे थे। लोगों ने बहुत प्यार से किंकर दा बुलाते थे। सोचिए, एक ऐसा आर्टिस्ट जिसने कला को अमीर लोगों के ड्राइंग रूम से खींचकर बाहर निकाला और आम इंसान के आंगन में लाकर खड़ा कर दिया। उनके लिए असली कला, असली सम्मान रोजमर्रा की जिंदगी में था, मिट्टी की खुशबू में था। अब ये समझना जरूरी है कि उनका ये कदम कितना बड़ा था, कितना रेवोल्यूशनरी था। देखिए, उस जमाने में आर्ट का मतलब था महंगी धातु, एकदम पॉलिश्ड चिकनी सतहें, और सब्जेक्ट्स क्या होते थे? देवी देवता या फिर राजा महाराजा। राम किंकर बैज ने आकर ये पूरा का पूरा गेम ही पलट दिया। उन्होंने सस्ते, जो भी मिल जाए वो सामान उठाया, खुरदुरी असली बनावट को अपनाया, और अपना हीरो किसे बनाया? आम लोगों को, मजदूरों को, किसानों को। और बस इसी बेबाक और निडर सोच की वजह से राम किंकर बैज को फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर कहा जाता है। उन्होंने सिर्फ पुराने नियम तोड़े नहीं, बल्कि आर्ट की एक बिल्कुल नई जुबान, एक नई भाषा ही बना दी। तो अब ये तो साफ है कि ये सिर्फ एक स्कल्पचर नहीं है, ये इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट है, एक ऐसा मोड़ जिसने इंडियन आर्ट का रास्ता ही बदल दिया। चलिए समझते हैं कि ये कैसे हुआ। वो साल था 1938। ये वो साल था जब भारत की पहली पब्लिक मॉडर्निस्ट स्कल्पचर सामने आई। सोचिए, आर्ट जो थी वो अब महलों और म्यूजियम की दीवारों से बाहर निकल चुकी थी, आज़ाद हो चुकी थी। वो धूप में, बारिश में आम लोगों के बीच आ गई थी, उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बनने के लिए। लेकिन जानते हैं, टेक्निक और हिस्ट्री से भी बढ़कर ये स्कल्पचर हमें कुछ बहुत ज़रूरी इंसानी जज्बात और मूल्यों की याद दिलाती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये हमें हमारी जिंदगी के बारे में क्या सिखाती है? इसमें ना जिंदगी के 4 बहुत गहरे संदेश छिपे हुए हैं। पहला है परिवार की एकता, मतलब मुश्किल चाहे कैसी भी हो, साथ मिलकर खड़े रहना। दूसरा है जीने के लिए संघर्ष और मेहनत में जो इज्जत होती है वो। तीसरा है सादगी और संतोष, कि कम चीजों में भी कैसे खुशी ढूंढी जा सकती है। और चौथा, प्रकृति और जानवरों से प्यार, ये समझना कि इस धरती पर जितने भी जीव हैं, हम सब एक ही तो परिवार हैं। तो आखिर में एक सवाल बचता है, ये मूर्ति कला जिसने आर्ट को आम लोगों तक पहुंचाया, आज के समय में हमारे लिए क्या मायने रखती है? ये हमें अपने बारे में, अपने समाज के बारे में क्या बताती है? शायद इसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा। कभी कभी खामोशी सबसे जोर से चीखती है ना? आज हम एक ऐसी ही कलाकृति की बात करने वाले हैं, एक ऐसी मूर्ति जो बोलती नहीं बल्कि चीखती है। ये एक खामोश पर बहुत ही पावरफुल चीख को अपने अंदर समेटे हुए है। इस पूरी कलाकृति के दिल में कह सकते हैं कि बस एक ही इमोशन है, पीड़ा। एक ऐसी तकलीफ, एक ऐसा दर्द जो इसे देखते ही किसी को भी अपनी गिरफ्त में ले लेता है। और बस
यहीं से हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई जब कोई पहली बार इस मूर्ति को देखता है तो उसे क्या दिखता है, क्या महसूस होता है। अच्छा, इस मूर्ति को समझने की जो चाबी है ना, वो है अभिव्यक्तिवाद या एक्सप्रेशनिज्म। अब ये क्या है? देखिए, ये एक ऐसा आर्ट स्टाइल है जहां आर्टिस्ट वो नहीं बनाता जो वो देख रहा है, बल्कि वो बनाता है जो वो महसूस कर रहा है। मतलब यहां पर इमोशन ही सब कुछ है, असलियत या हकीकत से भी ज्यादा। तो फटाफट कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं इस मूर्ति के बारे में। इसका टाइटल है अनसुनी चीखें। इसे बनाया था अमरनाथ सहगल ने साल 1958 में, और ये कांस्य यानी ब्रॉन्ज की बनी है। आज अगर इसे देखना हो तो ये नई दिल्ली की नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में मौजूद है। अब जरा इस कलाकृति की आत्मा में झांकते हैं, जानते हैं कि वो कौन सी कहानी थी, वो कौन सा दर्द था जिसने इस ठंडे बेजान कांस्य को ये शक्ल दी। ये टाइमलाइन देखिए, ये अपने आप में एक कहानी है। सहगल साहब का जन्म 1922 में हुआ, फिर आया 1947, जब उन्होंने भारत के बंटवारे की उस भयानक त्रासदी को अपनी आंखों से देखा। इसे एक घटना ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। और फिर ठीक 11 साल बाद 1958 में उनके अंदर का वो सारा दर्द इस मूर्ति की शक्ल में बाहर आया। तो मतलब साफ है, ये मूर्ति सिर्फ किसी की कल्पना की उड़ान नहीं है। नहीं, ये तो कलाकार के देखे हुए, भोगे हुए दर्द का एक सीधा सीधा आईना है। बंटवारे की वो पीड़ा उनकी कला में ऐसे रच बस गई थी, और अनसुनी चीखें उसी का एक बहुत ही पावरफुल सबूत है। अब देखिए, सहगल चाहते तो रियलिज्म यानी यथार्थवादी स्टाइल में भी लोगों का दर्द दिखा सकते थे, एकदम असली तस्वीरें बना देते, लेकिन उन्होंने चुना एक्सप्रेशनिज्म। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि उनका मकसद सिर्फ ये दिखाना नहीं था कि लोग दिख कैसे रहे हैं, वो तो ये महसूस कराना चाहते थे कि वो महसूस कैसा कर रहे हैं। और इस इमोशन को बाहर लाने के लिए उन्होंने असलियत के रूप को थोड़ा तोड़ा मरोड़ा। तो चलिए अब इस मूर्ति को और करीब से देखते हैं, इसके एक एक हिस्से को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कलाकार ने इस धातु में जान फूंक दी है, इमोशंस को गढ़ा है। इसमें हमें 3 फिगर दिखते हैं, एक पूरा परिवार, पति, पत्नी और एक बच्चा। पर ये कोई नॉर्मल इंसानी फिगर नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट हैं। मतलब इनके चेहरे या शरीर की डिटेल्स पर जोर नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ डिटेल जरूरी हैं ही नहीं। जरूरी है तो बस वो भावना, वो एहसास जो इनसे निकल रहा है। इसका हर एक हिस्सा एक कहानी सुनाता है। जरा गौर कीजिए, ये जो लंबे पतले शरीर हैं, ये कमजोरी, भूख और गरीबी को दिखाते हैं। और चेहरे तो हैं ही नहीं, उनकी जगह खालीपन है, एक खोखलापन। ये खालीपन ही वो खामोश चीखें हैं, वो अनसुनी आवाजें हैं। और देखिए, आसमान की तरफ उठे ये हाथ, जैसे मदद के लिए एक बेबस हताश पुकार हो। ऊपर से मूर्ति का जो रफ खुरदुरा टेक्सचर है, वो दुख और निराशा के उस पूरे माहौल को और भी ज्यादा गहरा बना देता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं रह जाती। ये उन सभी लोगों का, उन सभी दबे कुचले शोषित लोगों का प्रतीक बन जाती है, जिनकी इंसाफ के लिए लगाई गई गुहार समाज के बहरे कानों से टकराकर लौट आती है। अब सवाल ये है कि 1958 में बनी ये मूर्ति आज के ज़माने में इतनी ज़रूरी, इतनी रेलेवेंट क्यों है? चलिए इसी पर बात करते हैं। ये कलाकृति हमें कुछ बहुत ही गहरे सवालों का सामना करने पर मजबूर कर देती है। क्या यह सिर्फ इतिहास का एक पन्ना है, या फिर इसमें आज भी हमारे लिए कोई सबक छिपा है, कुछ ऐसे मानवीय मूल्य जिनकी यह हमें याद दिलाती है? देखिए, ये मूर्ति कई लेयर्स पर हमसे बात करती है। एक तरफ ये हमें लाचारी और पीड़ा का एहसास कराती है, दूसरी तरफ ये समाज के अन्याय और उसकी बेरुखी पर भी सवाल उठाती है। ये एक तरह से हमें आवाज देती है कि हम दूसरों के दर्द को महसूस करें, सहानुभूति रखें, और हाँ, ये भी दिखाती है कि मुश्किल वक्त में परिवार का साथ और उनका साझा दुख कितना मायने रखता है। और सच कहें तो यही इस कलाकृति का निचोड़ है। सहगल साहब का मकसद कोई खूबसूरत चीज बनाना था ही नहीं, उनका मकसद तो देखने वाले को बेचैन कर देना था, उसे आराम से बैठने नहीं देना था। वो तो हमें अंदर तक झकझोर कर एक कड़वी सच्चाई का एहसास दिलाना चाहते थे। और आखिर में ये कलाकृति हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाती है जो इसे हमेशा हमेशा के लिए रेलेवेंट बनाए रखता है। ये हमसे पूछती है कि आज हमारे अपने समाज में, हमारे आसपास वे कौन लोग हैं जिनकी चीखें अनसुनी रह जाती हैं। क्या कभी सोचा है कि धातु यानी मेटल गाना गा सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम बात करेंगे पीवी जानकीराम की एक ऐसी ही कमाल की कलाकृति के बारे में जिसमें उन्होंने ठंडे बेजान मेटल से सुर छेड़ दिए।
और यही सवाल कि आखिर ये कैसे मुमकिन है, जानकी राम के मास्टरपीस गणेश के दिल में बसा है। तो चलिए साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं कि कैसे उन्होंने इतने सख्त मीडियम में इतनी जान और इतना संगीत भर दिया। तो चलिए, इससे पहले कि हम और गहराई में जाएं, कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। ये जो मूर्ति है, ये 1970 में बनी थी। वो दौर था जब भारत में आर्ट की दुनिया में काफी कुछ नया हो रहा था। और देखिए, जानकी राम ने मीडियम क्या चुना? ऑक्सीडाइज्ड कॉपर, टिन और तार, मतलब कोई पारंपरिक चीज नहीं। तो यहीं से एक इशारा मिल जाता है कि ये कोई आम मूर्ति तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो इस आर्टवर्क को सही मायनों में समझने के लिए आर्टिस्ट के दिमाग में घुसना पड़ेगा। आखिर कौन थे ये पीवी जानकी राम और कहाँ से आई उनके पास ये अनोखी सोच? इसका जवाब पता है कहाँ मिलता है? उनकी जड़ों में। जानकी राम साउथ इंडिया से थे। अब जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहाँ के मंदिर मेटल और पत्थर से बनी जिंदा दिल नाचती हुई मूर्तियों से भरे पड़े हैं। तो कह सकते हैं कि ये जो पारंपरिक कला थी ना, वो उनकी पहली जबान थी, इससे पहले कि वो अपनी मॉडर्न आवाज खोजते। और बस यहीं पे उनका जीनियस नजर आता है। वो असल में एक पुल बना रहे थे। उन्होंने एक तरफ से तो मंदिरों की पुरानी कला की रूहानी गहराई को पकड़ा और दूसरी तरफ उसे मॉडर्न स्कल्पचर की थोड़ी रफ इंडस्ट्रियल टेक्निक के साथ मिला दिया। मतलब क्या कमाल का संगम है अतीत और आज का। लेकिन सवाल ये है कि ये उन्होंने किया कैसे? मतलब एक सपाट सी मेटल की शीट को एक डिवाइन म्यूजिकल फिगर में कैसे बदला जा सकता है? चलिए जरा उनके वर्कशॉप में झांक कर देखते हैं। तो जो मेन टेक्निक है उसे रेपू से कहते हैं। अब इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई कैनवस पर पेंटिंग नहीं कर रहा, बल्कि हथौड़े और छीनी से मेटल शीट के पीछे की तरफ से ड्रॉ कर रहा है। हर एक चोट से सामने की तरफ एक उभार बनता है, एक लाइन बनती है, एक डिटेल बनती है। मतलब सोचिए, इस काम में ताकत भी चाहिए और कमाल की नज़ाकत भी। ये पूरा प्रोसेस एक तरह से ताकत और नज़ाकत के बीच का एक डांस था। पहले कॉपर शीट्स को पीट कर मेन शेप और बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता। फिर आती थी बारीकियों की बात। गहने, आउटलाइंस, इन सब के लिए पतले पतले तार जोड़े जाते थे और इन्हीं तारों की वजह से इस मूर्ति में वो कमाल की ड्राइंग जैसी क्वालिटी आती है। और हाँ, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। ये कोई टिपिकल 3D स्टैचू नहीं है जिसे आप चारों तरफ से घूमकर देख सकें। ये एक रिलीफ वर्क है। मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई मूर्ति पेंटिंग में से निकलकर बाहर आ रही हो। इसे दीवार पर लगाने के लिए बनाया गया है और इससे हमारे देखने का नज़रिया भी बदल जाता है। ये एकदम हमारे सामने हमसे सीधा संवाद करती है। पर देखिए, ये आर्टवर्क सिर्फ एक खूबसूरती से गढ़ा हुआ मेटल का टुकड़ा नहीं है। इसके अंदर बहुत गहरे मतलब छुपे हैं। ये उन ह्यूमन वैल्यूज़ की बात करता है जो इसकी फिजिकल फॉर्म से कहीं ज़्यादा बड़ी हैं। इस गणेशा में ना 4 बड़े आइडियाज़ एक साथ आकर मिलते हैं। एक तो है भक्ति और आस्था, फिर है परंपरा और मॉडर्निटी का मेल, साथ ही कला के लिए प्यार और इनोवेशन की एक ज़बरदस्त स्पिरिट। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि जानकी राम ने इन सब बातों को कैसे जिंदगी दी। सबसे पहली बात तो ये कि गणेश को ही सब्जेक्ट के तौर पर चुनना ये अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट है। विघ्नहर्ता के रूप में वो सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले भगवानों में से एक हैं। और देखिए, जानकी राम ने उन्हें किसी दूर आसमान में बैठे देवता की तरह नहीं दिखाया, बल्कि एक ऐसे फिगर की तरह दिखाया है जो हमारे करीब है, दोस्त जैसा है, जो हमसे सीधे सीधे बात कर रहा हो। और एक और दिलचस्प बात, यहाँ गणेश कोई योद्धा नहीं है, ना ही सिर्फ ध्यान में बैठे हैं। वो एक म्यूजिशियन हैं, वीणा बजा रहे हैं। और वीणा बजाने के लिए तो ज़बरदस्त कॉन्सेंट्रेशन और हारमोनी चाहिए। तो एक तरह से ये जानकी राम का आर्ट को अपना सलाम है। वो कला को एक डिवाइन पावर की तरह देख रहे हैं, जो दुनिया में खूबसूरती और सुकून लाती है। और फिर आता है इनोवेशन का पावरफुल मैसेज। जानकी राम ने कोई महंगा संगमरमर या कांसा यूज़ नहीं किया। उन्होंने क्या यूज़ किया? इंडस्ट्रियल मेटल शीट्स और तार, मतलब रोजमर्रा की चीजें। तो वो हमें ये दिखा रहे हैं कि दिव्यता या डिविनिटी मटेरियल में नहीं होती, बल्कि उसे बनाने वाले की क्रिएटिव विजन में होती है। ये तो आर्ट का डेमोक्रेटाइजेशन हो गया एक तरह से। तो ये सारे धागे, आस्था, कला, इनोवेशन आकर एक जगह मिलते हैं, और वो है इस मूर्ति का सबसे पावरफुल थीम, पुराने और नए का एक जबरदस्त फ्यूजन। जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए, कितना मजेदार है। सब्जेक्ट यानी भगवान गणेश हजारों साल पुराने ट्रेडिशन का हिस्सा हैं,
लेकिन बनाने का तरीका एकदम मॉडर्न, रफ मेटल शीट्स, स्टाइलाइज्ड, लगभग एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। तो जानकीराम ये साबित कर रहे हैं कि ट्रेडिशन कोई रुकी हुई चीज नहीं होनी चाहिए, वो जिंदा होनी चाहिए, वक्त के साथ बदलने वाली होनी चाहिए। किसी क्रिटिक ने क्या खूब कहा था, मेटल की सख्ती में एक अजीब सी नरमी और एक लय है। और बस यहीं पर हमें हमारे पहले सवाल का जवाब मिल जाता है। मेटल अपनी सख्ती के बावजूद नहीं गा रहा, बल्कि अपनी सख्ती के जरिए ही गा रहा है। हथौड़े की वो रिदमिक चोटें, तारों की वो बहती हुई लाइनें, ये सब मिलकर एक विजुअल म्यूजिक बना रहे हैं। तो जानकीराम के ये गणेश हमारे सामने एक ऐसा सवाल छोड़ जाते हैं जो सिर्फ आर्ट तक सीमित नहीं है। सवाल ये है कि हम सब अपनी जिंदगी में, अपने काम में, अपने कल्चर में, अपनी सोसाइटी में कैसे पुरानी अच्छी बातों की इज्जत करते हुए हिम्मत के साथ भविष्य को एक नई शक्ल दे सकते हैं। ये आर्टवर्क सिर्फ मेटल से बना एक जवाब नहीं है, बल्कि हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है।